देखिए, परसेंटेज चैप्टर के रिगार्डिंग एक क्लास ऑलरेडी हो चुकी है जिसमें हमने परसेंटेज का बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किया था। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे AB रूल, परसेंटेज चेंज और कंजम्पशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। देखिए, ये पर्टिकुलर सेक्शन है आपका एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और अच्छे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं आपके एग्जाम में। और देखिए, दूसरी चीज़, क्लास की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और प्लेलिस्ट अलग से बना दी है, तो सभी क्लासेज वहाँ पर आप देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट को। तो ये क्वेश्चन हो गया। सबसे पहले कंसेप्ट समझिए इसका, फिर उसके बाद में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए, सक्सेसिव केस का आप एक एग्जांपल लेते हैं और उसके बाद में एक AB रूल को डिस्कस करते हैं। देखिए, एक एग्जांपल लिया मैंने, कोई संख्या है या फिर किसी वस्तु का मूल्य है, उसमें पहले 20% की वृद्धि होती है और दूसरी वैल्यू दे रखी है आपको 10% की वृद्धि। ठीक है, ये दोनों क्या है, वृद्धि है। तो आपसे पूछा है कि ओवरऑल जो है वृद्धि क्या होगी। ओवरऑल आपसे पूछ लिया है, तो ओवरऑल आपको निकालना है कि परसेंटेज वृद्धि कितना होगा। अब यहाँ पे केस क्या है कि ये भी वृद्धि है और ये भी वृद्धि है, तो इंक्रीमेंट है, तो ओवरऑल भी क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। ये बात तो समझ में आती है। देखिए, अब ये निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं। 3 तरीके मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा और तीनों तरीके आपको आनी चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन में कौन सा तरीका लगाना है ये भी हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा कहाँ पे सूटेबल रहता है। तो सबसे पहला तरीका है जो आपका है एक बेसिक वाला। जैसे कि आप परसेंटेज की कैलकुलेशन कर रहे हो तो आप बेस क्या मानोगे, 100। मान लो कोई वस्तु स्टार्टिंग में 100 रुपये थी, 100 रुपये की कोई वस्तु थी, उस पर पहला इंक्रीमेंट क्या हुआ है, आप कहोगे कि 20% का इंक्रीमेंट हुआ है। 20% का इंक्रीमेंट हुआ है तो अभी कितनी हो गई होगी, आप कहोगे कि 120 हो गई है वो। ये बात समझ में आई आपको। दूसरी बात, आगे क्या हुआ है, फिर उसके बाद में फर्दर 10% का इंक्रीमेंट हुआ है उस वस्तु के मूल्य में, तो आप कहोगे कि 120 का 10% निकालेंगे। तो 120 का 10% निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 10% का मतलब 1/10। तो यहाँ से ओवरऑल जो वैल्यू आएगी इसकी, तो आपके पास आ जाएगी 12, तो +12 ऐड हो जाएगा इसमें, तो आप कहोगे कि 132 हो गया है। तो 100 रुपये की वस्तु थी स्टार्टिंग में, आप कहोगे हाँ, और फाइनली कितने की हो गई है, 132 रुपये की हो गई है। तो कितना इंक्रीमेंट हुआ, आप कहोगे कि यहाँ पे 32 का इंक्रीमेंट हो गया है। अब 32 का इंक्रीमेंट हुआ है, किस पे इंक्रीमेंट हुआ है, आप कहोगे कि 100 पर इंक्रीमेंट हुआ है। तो ओवरऑल कितना इंक्रीमेंट हो जाएगा, आप कह दोगे कि 32% का इंक्रीमेंट हो जाएगा। ये बात समझ में आई। तो एक तो ये हो गया ट्रेडिशनल तरीका, एक बेसिक तरीका, जिसमें आप कैसे स्टार्ट करते हो, पहले आपने एक इंक्रीमेंट लगाया, फिर उसके बाद दूसरा इंक्रीमेंट लगाया, फर्दर इस तरीके से चीज़ें चली। इसमें अगर कोई डिक्रीमेंट होता, ठीक है, अगर वस्तु के मूल्य में कमी होती तो उस हिसाब से कैलकुलेशन करते। अभी यहाँ पे इंक्रीमेंट है तो वो सब चीज़ें उस हिसाब से कर रहे हैं। पहला तरीका ये समझ में आया आपको। इस तरीके भी, ये भी तरीका भी आना चाहिए क्योंकि ये भी आपके पास एग्जाम में काम आता है। दूसरा तरीका देखिए, सवाल वही लेते हैं 20% का और 10% वाला। अब इस बार क्या करते हैं, अभी हमने एक चीज़ पढ़ी थी थोड़ी देर पहले पिछली क्लास में, आप थोड़ा ध्यान करो। 20% को आप क्या लिखते हो, देखो ये दोनों वृद्धि है, इंक्रीमेंट है। 20% को आप लिखते हो 1/5 और 10% को क्या लिखते हो, 1/10। तो मतलब क्या हुआ कि पहले 5 की वस्तु थी और अभी 1 की वृद्धि हो गई है उसमें, तो अभी कितने की हो गई है, 6 रुपये की हो गई है, आप कहोगे हाँ। दूसरी चीज़, पहले 10 रुपये की वस्तु थी कोई, अभी उसमें वृद्धि हो गई है तो कितने की हो गई है, 11 की हो गई है, आप कहोगे हाँ। तो ये पहले वाला केस हो गया, ठीक है, जिसको बिफोर वाला केस बोल देंगे, और ये बाद वाला केस हो गया, मतलब आफ्टर। तो अभी देखिए, पहले कितना था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, आप कहोगे कि 50। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, बाद में कितना हो गया, आप कहोगे कि ये 66 हो गया, 66। तो ओवरऑल कितने का इंक्रीमेंट हो जाएगा, आप कहोगे कि 16 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। 16 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, किस पे इंक्रीमेंट हुआ है, आप कहोगे कि 50 पे इंक्रीमेंट हुआ है। तो अगर परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 50 से ये 2 बार जाएगा, तो आप कहोगे यहाँ से भी कितना आ रहा है, ये भी 32 आ रहा है। तो अभी थोड़ी देर पहले भी सॉल्व किया था, उससे भी आपका 32 आ रहा था, इससे सॉल्व किया है, इससे भी 32 आएगा। देखो तरीके सही है, सभी आंसर तो सेम आना ही आना है। तो एक तरीका ये भी आना चाहिए आपको कि इस तरीके से कब करते हैं। इसके बाद में सबसे लास्ट में एक और सीख लीजिए, AB रूल। AB रूल क्या होता है और इसमें किस तरीके से क्वेश्चन को करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। A और B का मतलब सिंपल सा ये है कि यहाँ पे वैल्यूज माननी है। जैसे कि एक आपको 10% 20% का इंक्रीमेंट दिया था सवाल में, इसको A मान लिया। दूसरा आपको 10% का इंक्रीमेंट दिया था, इसको B मान लिया। AB रूल का सिंपल सा मतलब ये है। तो इसमें फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है सिंपल, +-A +-B और आगे है +-AB/100।
अब इसमें प्लस माइनस का मतलब क्या है, ए और बी का तो मतलब आपको समझ में आ गया। देखिए अगर इंक्रीमेंट हो रहा है, ओवरऑल इंक्रीमेंट हो रहा है तो आपको प्लस में लेनी है वैल्यू। आपको कोई कंफ्यूजन ऐसे नहीं रखना है। देखो हमेशा ध्यान रखो, आप तो साइन के साथ वैल्यूज रख दो इसमें, ठीक है, साइन के साथ वैल्यूज रखो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। जैसे कि ये इंक्रीमेंट है तो ये प्लस है, ये भी आपके पास प्लस होगा, तो आप इसमें वैल्यूज रखो डायरेक्ट साइन के साथ में। साइन के साथ रखोगे आप क्या रखोगे, +20 +10। और अब देखिए दोनों प्लस है तो प्लस और प्लस मल्टीप्लाई होकर प्लस बनाएंगे, तो प्लस प्लस, और 20 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे आप कह दोगे कि 200 और बटे 100 आ जाएगा। तो यहाँ से ये 2 जीरो से ये 2 जीरो जाएगा, यहाँ से 2 बन रहा है और ये आपके पास 30 बन रहा है। तो ओवरऑल वैल्यू कितनी आ रही है, आप कहोगे कि 32। देखो ए बी रूल से भी हमने सवाल को सॉल्व किया, अभी भी आंसर आपका क्या आ रहा है, 32% आ रहा है। तीनों तरीके समझ में आए आपको, कोई सा भी तरीका हो कैसे भी हो, सवाल का आंसर तो वो सेम ही आना है आपका, सवाल नहीं बदलेगा आपका, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको ये तीनों ही तरीके आने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में हम जब सॉल्व कर रहे होंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे देखो ये वाला तरीका सही है, ये यहाँ पे ये वाला तरीका सही है। अप्रोच आपको तीनों आनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है भाई बहुत ज़्यादा। अब देखिए ये कहाँ कहाँ पे किस तरीके से यूज़ करना है। अभी जब आपको सिंपल वैल्यूज़ दे रखी हो, ठीक है, जब सिंपल वैल्यूज़ दे रखी हो, कैसे कि 10% दे रखा है, 20% दे रखा है, तो इस वाले केस में आपको जो ए बी वाला रूल है, ये अभी जो हमने सीखा है, इसको लगाना थोड़ा सा आसान रहता है, ठीक है, क्योंकि इसमें वैल्यूज़ आप डायरेक्ट जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, सिंपल। लेकिन अगर वैल्यूज़ कुछ इस तरीके से हो कि 14 सही 2/7%, ठीक है, और एक वैल्यू दे रखी है आपको मान लो 20%, कुछ ऐसे दे रखी हो वैल्यू, तो अब यहाँ पे क्या करोगे, अब यहाँ पे आप वो वाला तरीका लगाओगे, कौन सा, ए बी रूल वाला, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी। तो क्या करोगे, आपने तरीके 3 सीख रखे तो वो वाले तरीके लगा देंगे। कौन सा सीख रखा है, दूसरा वाला तरीका लगा देते हैं। देखो 14 सही 2/7 का मतलब क्या होता है, आपने पहली क्लास में पढ़ा था 1/7, सब ये दोनों इंक्रीमेंट है, ठीक है, तो 7 की वैल्यू क्या हो गई है, 8 हो गई है। इसका मतलब क्या है, 20% का मतलब आपने पढ़ा था, 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब 5 की वस्तु है वो कितनी हो गई है, आपके पास 6 हो गई है। तो ये कितना हो जाएगा, 35, और ये कितना हो जाएगा, 8 6 48, तो कितना हो गया, 13/35। परसेंटेज में बदलना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से परसेंटेज वैल्यू निकल जाएगी। तो देखो यहाँ पे ये वाला तरीका काम हो गया। ए बी रूल लगाओगे यहाँ पे थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा, तो यहाँ पे ये वाला तरीका काम हो जाएगा। तो समझ पा रहे हो कहाँ पे ए बी रूल लगाना है, कहाँ पर ये वाला तरीका लगाना है। तो अगर वैल्यूज कुछ इस तरीके से हो, फ्रैक्शन में दे रखी हो, तो आप ये वाला ट्रेडिशनल तरीका लगाओगे, बेसिक वाला, जिसमें आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलोगे, ठीक है। जैसे कि 16 सही 2/3 परसेंटेज दे रखा है, तो इसको क्या बदलोगे, फ्रैक्शन में बदलोगे, क्या हो जाएगा 1/6, इंक्रीमेंट है तो 6 से 7 हुआ। तो और आगे दूसरी वैल्यू दे रखी है 33 सही 1/3, तो आप क्या लिखोगे 1/3, 3 से वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। तो यहाँ पे ये वाला तरीका दूसरा वाला ये काम सही करता है आपका। तो यहाँ पर इस वाले केस में आप ए बी ये वाला तरीका लगा दोगे, और नॉर्मल अगर केस दे रखा है तो वहाँ पे आप वो वाला तरीका लगा दोगे। दूसरी चीज़, अगर वैल्यूज आपको देखो 3 दे रखी हो, जैसे कि 10% का वृद्धि दे रखी है, फिर 10% की वृद्धि दे रखी है, फिर 10% की वृद्धि दे रखी है, मान लो 3 दे रखी है आपको, तो फिर आपको कौन सा तरीका रहेगा, देखो ए बी रूल लगाना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, 2 बार ए बी रूल लगाओगे इसमें। कैसे, पहले क्योंकि ए बी रूल दो का है, 3 का भी होता है, लेकिन एक फॉर्मूला थोड़ा बड़ा हो जाता है, उसको याद रखना थोड़ा सा परेशानी होता है, तो उसमें ए बी रूल थोड़ा काम आपको इतना इफेक्टिव नहीं होता। तो वहाँ पे आप बेसिक अप्रोच है जो थोड़ा जल्दी हो जाता है। अब जैसे कि इन 2 में आप ए बी रूल ने तो आपने 2 का पढ़ा है कि 2 के लिए लगा सकते हो। अगर 3 की वैल्यूज में आपको कैलकुलेशन करनी है तो आप क्या करोगे, 2 पे लगाओगे। पहले इन 2 का निकालोगे, इन 2 का आपने निकाला तो कैसे निकालोगे, देखो 10 का आपने निकाला, कितना हो जाएगा 10 + 10, और फिर उसके बाद में 10 × 10 और बटे 100, और यहाँ से आप निकालोगे तो ओवरऑल 21% आ जाएगा, ठीक है। अब 21% आ गया, इसको फिर दोबारा 10 के साथ लगाओगे, और फिर इसके बाद ओवरऑल आपका 33.1 आ जाएगा। तो यहाँ से ये आपका 2 बार आपको लगाना पड़ा। लेकिन अब दूसरा तरीका आपने एक और सीख रखा था, कौन सा वाला, कि 10% 3 बार करना है आपको। तो क्या करोगे, बेसिक सेकंड वाला मेथड क्या लगाओगे कि 10 से वस्तु कितनी हो गई है, 11 हो गई है, क्योंकि ये 1/10 होता है, वृद्धि दे रखी है, तो 10 से वस्तु 11 हो गई है, दोबारा 10 से 11 हो गई है, और तिबारा तीसरी बार भी 10 से 11 हो गई। अगर कुछ और भी दे रखा होता 10 के अलावा, अगर 5% दे रखा होता, 10%, 10%, 5% दे रखा होता, तो हम उस हिसाब से लिख लेते हैं। यहाँ पे 5% का मतलब 1/20, तो 20 से 21 हो जाती। तो अब चाहे कितनी ही वैल्यूज़ दे रखी हो, आपको तो सिंपल ऐसे लिख लेना और सबको मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है।
अभी 10% को लगाना है 3 बार तो लगा दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा और यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई किया 1331 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू निकालोगे तो 33.1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा है कि कौन सा तरीका कहाँ पर कैसे लगाना है, इसलिए मैंने आपके साथ ये तीनों तरीके यहाँ पे डिस्कस किए। ये आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आई होप अभी डेवलप हो गई है कि कौन सा तरीका कहाँ पे किस तरीके से लगने वाला है। अब ये तो हो गया वृद्धि वाला केस। अगर कमी दे रखी हो, आप कहोगे कि कमी हो तो क्या होगा, देखो कमी हो या वृद्धि हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, सवाल तब भी सॉल्व होगा। जैसे कि एक एग्जांपल लिया मैंने कि 30% की मान लो सवाल में क्या दे रखी है, वृद्धि दे रखी है, और दूसरी चीज़ 20% की आपके पास सवाल में कमी दे रखी है। आपसे ओवरऑल पूछा है कि वृद्धि होगी या कमी होगी, तो आप कैसे निकालोगे, आप कहोगे कि वैल्यू सिंपल सी है, आप क्या कर लो, कौन सा वाला तरीका लगा लो, ए बी रूल लगा लो। ए बी रूल लगाओगे तो क्या करोगे, 30% प्लस क्या, क्योंकि ये वृद्धि हो रही है, ये कमी है तो आप क्या करोगे, माइनस रखोगे, 30 इंटू -20। अब देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ओवरऑल यहाँ पे क्या आएगा आपको नहीं पता क्या आएगा, तो आप क्या करो साइन रख लो, साइन के साथ रख लो, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। बाकी प्रैक्टिस करते करते तो सब चीज़ें पता चली जाएंगी अपने आप ही। तो बटे 100, ये देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो क्या आएगा ओवरऑल यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यूज़ क्या आई, आप कहोगे कि यहाँ से 10 आ रहा है और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये 600 बन रहा है, 600 को 100 से भाग करोगे तो 6 आ जाएगा, वो भी माइनस का। तो ओवरऑल क्या आ रहा है, प्लस का 4, प्लस का 4 का मतलब क्या हो गया कि 4% की वृद्धि। बात समझ में आई। तो ये वाला तरीका इस तरीके से काम कर रहा है यहाँ पे। अब कहोगे आप ये वाले इससे कर लिया, दूसरे वाले तरीके से करके बताओ इस वाले सवाल को, तो दूसरे वाले तरीके से भी देख लो, ये 30% की वृद्धि है और ये आपके पास 20% की क्या है, कमी है, 20% की कमी है। तो क्या करेंगे, 30% का मतलब क्या हो जाएगा, आप कहोगे कि 3/10, मतलब 10 की वस्तु है वो 13 में बेची जा रही है, आप कहोगे बिल्कुल। 20% की कमी का मतलब क्या हो जाएगा, 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब 5 की वस्तु है और कितने में बेची जा रही है, आप कहोगे कि 4 में बेची जा रही है। मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना आ रहा है 50 और ये कितना आ रहा है 13 चौके 52, 52। आप कहोगे कि 50 से ये 52 हो गया, कितना बढ़ गया, आप कहोगे 2 बढ़ गया है। किसके रेस्पेक्ट में बढ़ गया, 50 के रेस्पेक्ट में बढ़ गया। परसेंटेज में बदलना है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 50 से ये 2 बार जाएगा, 2 को 2 से किया 4%, तो यहाँ से भी 4% आ रहा है और ये इंक्रीमेंट आ रहा है क्योंकि सीधा दिख रहा है 50 पहले था, बाद में 52 हो गया, तो वैल्यू बढ़ी है। तो आप क्या कहोगे कि यहाँ पे वृद्धि हुई है। तो अभी सब चीज़ें क्लियर है। अब एक और एग्जांपल ले लें, जैसे कि मैंने बोला कि सवाल में 14 सही 2/7%, इतने परसेंट की आपको सवाल में दे दे मान लो वृद्धि, ठीक है, और आगे बोल दे कि 12 सही 1/2% की आपको दे दे कमी। अब आप कहोगे कि यहाँ पे ये वैल्यूज इस तरीके से हैं, ए बी रूल लगाना थोड़ा सा सही नहीं रहेगा, तो क्या करोगे आप दूसरा वाला नियम लगा दोगे। दूसरा तरीके हमने 3 सीख लिए हैं, तो दूसरा वाला तरीका लगाओगे तो आप कहोगे कि ये तो 1/7 होता है, पहली क्लास से याद करो, ये 1/8 होता है, ये देखो वृद्धि है तो 7 की वैल्यू आपके पास 8 हो गई है। ये आपके पास क्या है, दूसरी वाली वैल्यू मैंने क्या कहा था कि कमी है, कमी है तो 8 की वस्तु कितनी हो गई, बाद में 7 हो गई। मल्टीप्लाई कर लो, 7 8 56 और इधर भी मल्टीप्लाई किया 7 8 56, ठीक है। तो पहले भी 56 था, बाद में भी 56 है, देखो कोई वृद्धि नहीं हुआ है, तो आप क्या आंसर क्या आ जाएगा इसमें, नो चेंज। ठीक है, ऑप्शन में जो नो चेंज आएगा उस पर आप टिक कर दोगे, कोई भी वृद्धि कमी नहीं है। तो इस तरीके से इस सवाल को आप कर सकते हो, कोई कन्फ्यूजन नहीं है यहाँ पे सवालों में। अब सवालों पे चलते हैं कि एग्जाम्स में देखो कैसे कैसे सवाल पूछे गए वो सभी करते हैं। ये देखो पहला सवाल क्या बोला है आपको कि एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है और फिर बढ़ी हुई संख्या में 20% की कमी की जाती है, शुद्ध वृद्धि या कमी निकालनी है। कर लोगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आप कहोगे कि यहाँ पे कौन सा वाला तरीका लगाएं, तीनों तरीके सीख लें आपने, कोई सा भी लगा लो जिससे भी आपको कंफर्टेबल लगे। आप ए बी रूल लगा लो, यहाँ पे ए बी रूल लगा लो या फिर सेकंड वाला मेथड लगा लो, कोई सा भी लगा सकते हो। ए बी रूल लगाया तो देखो वृद्धि कर रहा है 10 की, तो +10, ठीक है, तो डायरेक्ट लगाते हैं 10 की वृद्धि 10, और ये देखो कमी है तो -20, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और ये आ जाएगा 200/100, यहाँ से आ जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ से ओवरऑल वैल्यू क्या आ रही है -10 और ये आ जाएगा -2, ओवरऑल आंसर आ जाएगा -12। तो 12% की कमी आंसर आ जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन है, 12% का डिक्रीज, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन टिक कर देते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना है, इंक्रीज वाला भी है 12%, डिक्रीज वाला भी है, डिक्रीज वाला टिक करना है आपको। तो समझ में आया, CHSL में पूछा गया अभी सवाल आपके एग्जाम में। इसके बाद में ये देखिए ये वाला सवाल, इसमें बोला है आपसे कि x के वेतन में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की कमी की जाती है, तो वेतन में क्या परिवर्तन होगा। देखिए इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4% का डिक्रीज। अब ये कैसे होगा इसको समझिए,
एक कंसेप्ट क्या होता है कि आपके पास सवाल में सेम वृद्धि हो या फिर सेम कमी हो, ठीक है। सेम वृद्धि मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है, वो 10% हो सकती है, वो 20% हो सकती है, 30% हो सकती है, कुछ भी। तो वो जितना वृद्धि किया है उतना ही डिक्रीमेंट करे, कमी करे, तो सवाल का ओवरऑल आंसर क्या होता है, वो आपके पास होता है x²/100। और ये हमेशा कमी होती है। मान लो x% के सवाल में वृद्धि की है, x% के सवाल में कमी की है, ठीक है। तो फिर ओवरऑल आंसर क्या आएगा, x²/100 की कमी होती है सवाल में हमेशा। कैसे, ये देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 20%, तो 20 का स्क्वायर करोगे 400, 400 बटे क्या करोगे 100, तो और माइनस तो आएगा ही, तो 400 बटे 100 आपको होगी कि 4%, और माइनस है मतलब डिक्रीज, तो 4% का डिक्रीज आएगा हमेशा। बात समझ में आ गई। तो अब देखिए आ कैसे रहा है, इसको भी समझना जरूरी है। बाकी आप कंसेप्ट तो ये याद कर ही लिया आपने, लेकिन समझना भी जरूरी है। देखो सवाल आप ए बी रूल में रखो, इसको आपने ए बी रूल पढ़ा है, ए बी रूल में रखो वैल्यूज। देखो 20% की वृद्धि आप कहोगे हाँ, 20% की कमी आप कहोगे -20। उसके बाद में क्या करोगे माइनस, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, 20 × 20 बटे 100 आप कहोगे हाँ। अब देखिए यहाँ पे 20% की वृद्धि और 20% की कमी से ये वैल्यू कट जाती है। ओवरऑल ये वैल्यू जब कट जाती है तो केवल ये टर्म बचती है आपके पास। तो यही टर्म तो वो है जो हम बोल रहे थे x²/100। तो डायरेक्ट आपके पास केवल ये टर्म बचती है, तो इसलिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं वहाँ पे कि ये वाली वैल्यू इस तरीके से लिखी जा सकती है। तो इसको आप ज़रूर ध्यान रखना आगे से, ये बहुत काम आने वाली है। अभी जो इससे जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम परसेंटेज चेंज इन एरिया डिस्कस कर रहे होंगे। एरिया में परिवर्तन और क्षेत्रफल में और आपके पास वॉल्यूम में, ठीक है, आयतन में परिवर्तन जब डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे भी ये कंसेप्ट आएगा और सवाल देखते ही आपके पास आंसर आएगा। तो वहाँ पे ये कंसेप्ट भी यूज़ होता है, क्योंकि जब आपके पास स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर की एक साइड में अगर वृद्धि बोले, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइडें आपके पास इक्वल होती हैं, तो आपसे ये बोलता है कि एक साइड में 20% की कमी करें और आपके पास और जो दूसरी साइड है उसमें 20% की कमी, एक में बढ़ाएं एक में कमी करें, तो ओवरऑल क्या होगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा वहाँ पे नेट माइनस में करना रहता है, तो नेट डिक्रीमेंट ही आएगा आपके पास, ठीक है। तो इसके बाद में ये वाला देखिए नेक्स्ट, इसमें क्या करना है सवाल, देखिए इसमें वही सेम सवाल है, सेम कंसेप्ट पे CGL में पूछा है अभी रिसेंट में ही। एक व्यक्ति के वेतन में 50% की वृद्धि हुई, 50% की कमी हुई, तो कितना प्रतिशत की वृद्धि या लाभ हुआ, हानि हुआ, लाभ हुआ, क्या कहोगे आप डायरेक्ट बोलोगे x²/100, x²/100 कंसेप्ट आपने सीख लिया, और आप कहोगे क्या होगा, ये गेन होगा या मतलब कमी होगी या वृद्धि होगी, आप कहोगे कमी होती है हमेशा। अगर सेम वृद्धि सेम कमी दे रखी हो तो हमेशा कमी होती है x²/100 की। 50 का स्क्वायर कर दो आप कहोगे 2500, और बटे क्या करना है आप कहोगे कि 100 का, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा 25, और 25 क्या आएगा आप कहोगे कि कमी आएगी, तो लॉस आ जाएगा 25% का, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आगे बढ़ें। इसके बाद ये वाला देखो, इसमें क्या बोला है कि देखिए कंसेप्ट एक बार समझ में आ जाता है तो उसके बाद सवालों में कुछ बचता नहीं है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट यही है कि कंसेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए एक बार। एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी की गई, बाद में 50% की वृद्धि की गई, फिर 100% की वृद्धि की गई, उसके प्रतिशत में क्या लाभ हानि क्या होगा जो बताना है। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पे 3 चीज़ें दे रखी है, 2 के लिए आप ए बी रूल लगा सकते हो। तो ऐसा कर सकते हो आप कि पहले ए बी रूल लगा लो, इसमें 50% की वृद्धि 50% की कमी, आप डायरेक्ट बोल दोगे, क्या बोल दोगे आप कि -x²/100 की कमी हो जाएगी पहले वाले केस में। तो आपने बोल दिया कि 25% की कमी हो गई पहले वाले केस में। किस वाले केस में, यहाँ तक सवाल सॉल्व कर लिया आपने। अभी फिर इसके बाद में 100% की और लगा देनी है आपको वृद्धि। तो अब सवाल इतना बच गया आपके पास, 25% की कमी 100% की वृद्धि, अब लगा लो सवाल में। तो फिर दोबारा ए बी रूल लगा दो आप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 -25, फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा -25 × 100 बटे 100, ठीक है। तो ये 100 से ये 100 चला जाएगा, और अब देखिए 25 25 50, 100 में से 50 माइनस होगा तो 50 आएगा, वो भी प्लस का आएगा, तो आप कह दोगे क्या 50% का गेन होगा। बात समझ में आ गई। तो अब ये तो एक तरीका हो गया, बाकी दूसरा तरीका क्या हो सकता है। अभी तो यहाँ पे क्या है वैल्यूज ये सेम दे दी आपको 50% 50%। अगर ये वैल्यूज कुछ अलग होती, ठीक है, तरीका तो सभी आने चाहिए, क्योंकि सवाल का हमारा मोटिव ये नहीं होना चाहिए कि ये सवाल हो जाए बस, नहीं। मोटिव ये होना चाहिए कि कैसा भी सवाल आए वो उसका कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए। चाहे एग्जाम में कोई भी पूछे, कुछ भी पूछे, कंसेप्ट अगर क्लियर है तो कैसा भी सवाल होगा इजीली बन जाएगा। तो अगर यहाँ पे तो ये अभी तो सेम था, अगर ये अलग अलग हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको करना क्या है, वो एक तरीका और मैंने डिस्कस किया था आपको
रेशियो वाला, उसमें कैसे करते हैं। 50% का मतलब क्या हो जाएगा, आप कहोगे 50% का मतलब होता है 1/2। मतलब पहले दो कोई वस्तु थी उसमें कमी हुई है, एक की कमी हुई है, तो आप फाइनली कितनी होगी, दो में से एक माइनस करूँगा तो एक हो गई है। ये आपके पास बिफोर है, ये आपके पास आफ्टर है। तो इसके बाद में क्या हुआ है, 50% की वृद्धि हुई है, मतलब दो पहले थी, उसके बाद एक की वृद्धि होगी, तीन हो गई है। इसके बाद में क्या हुआ, 100% की वृद्धि हुई है। 100% क्या होता है, एक ही होता है। तो मतलब पहले कोई वस्तु एक थी, उसके बाद में उसमें वृद्धि हो गई है एक की और, तो वो ओवरऑल कितनी हो गई है, दो हो गई है। तो ये हो गया है। अब मल्टीप्लाई कर लो, 2 दूनी 4, इधर मल्टीप्लाई किया 3 दूनी 6, तो 4 पहले थी अभी 6 हो गई है। 4 कोई वस्तु पहले थी अभी 6 हो गई है। आप कहोगे कि 2 की वृद्धि हो गई है। किस पे वृद्धि हुई है, आप कहोगे कि 4 पे हुई है। तो 2/4, आप कहोगे कि 1/2। 1/2 क्या होता है, टेबल याद करो 50%, बाकी निकाल सकते हो 1/2 इंटू 100 50%, दोनों तरीके से। तो समझ में आया ये वाला कंसेप्ट। इसके बाद में देखिए ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है सवाल में, जब एक वस्तु की कीमत में 25% की कमी होती है, जो इसका आर्टिकल का जो प्राइस रिड्यूस किया जाता है 25%, तो उसकी बिक्री में यानी जो उसका सेल है वो 75% की वृद्धि हो जाती है, तो राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कैलकुलेट नेट इफेक्ट ऑन रेवेन्यू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। और देखिए ये ऐसे सवाल आपके मेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे तो तब आप ये फील करोगे और समझ पाओगे कि ये चीज़ें कहाँ पे किस तरीके से रिपीट हो रही हैं एग्जाम्स में। तो देखिए कंसेप्ट अच्छा है, समझिए पहले इसमें कंसेप्ट क्या यूज़ हुआ है। अभी हमने तो चेंज क्या पढ़ा है, अभी AB रूल पढ़े हैं और बेसिक अंडरस्टैंडिंग पढ़ी है। अब उससे कैसे करेंगे इस सवाल को, तो पहले यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला यूज़ होता है कि ये जो राजस्व है, राजस्व यानी रेवेन्यू, रेवेन्यू है ये बराबर किसके होता है, ये रेवेन्यू, मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ आपको, आगे से ध्यान रखोगे आप बिल्कुल। REVENUE, रेवेन्यू। ये रेवेन्यू किसके इक्वल होता है, आपके पास प्राइस और इनटू सेल, दोनों के। मतलब क्या हुआ, जैसे कि कोई दुकानदार है, ठीक है, दुकानदार के पास सेल, मान लो कोई आपके पास कोई भी वस्तु का एक बिजनेस है, ठीक है, कोई भी वो बेचता है, कोई सामान बेचता है। तो अब मान लो पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट बेचता है वो, तो अब एक पार्ले जी का प्राइस कितना है, ठीक है, ये डिपेंड करेगा कि 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये जो भी है, और सेल कितने की हो रही है, ठीक है, सेल कितने की हो रही है। मान लो एक दिन में उसके 50 पैकेट बिक रहे हैं, 20 पैकेट बिक रहे हैं, जितने भी बिक रहे हैं, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, एक पैकेट की कीमत मतलब 5 रुपये और टोटल पैकेट कितने बेचे उसने 20 रुपये, तो ओवरऑल उसको कितने का हुआ रेवेन्यू, कितना उसने पैसा कमा लिया, आप कहोगे कि 100 रुपये कमा लिए। तो ओवरऑल ये रेवेन्यू कैसे निकलता है, आप कहोगे कि प्राइस को जब सेल से मल्टीप्लाई करते हो तो ओवरऑल आपके पास क्या आ जाता है, रेवेन्यू आ जाता है। ये कंसेप्ट समझ में आया थोड़ा सा। एक और कंसेप्ट होता है आपके पास एक्सपेंडिचर का और कंजम्पशन वाला, वो भी हम डिस्कस करेंगे, वो सभी मैंने इसमें कवर कर लिए, तो इसके बाद कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में। अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये रेवेन्यू किसके इक्वल होता है, आपने ये बात समझ ली कि रेवेन्यू है वो प्राइस और सेल के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। अब देखिए हमने AB रूल कहाँ लगाते हैं, हम बेसिकली AB रूल वहीं लगाते हैं जब दो संख्याएं मल्टीप्लाई में हो, A इंटू B। अगर प्राइस मुझे दे रखा है, सेल मुझे दे रखा है, तो रेवेन्यू में निकाल सकता हूँ क्या, हाँ निकाल सकता हूँ, AB रूल लगा के निकाल सकता हूँ। वही चीज़ समझनी है आपको यहाँ पे। तो अब यहाँ पे आपको जो सवाल में दिया है ना, वो क्या दिया है, ये देखिए सवाल में आपको दिया है कि वस्तु की कीमत में 25% की कमी, तो ये प्राइस है उसमें 25% की कमी दे दी, ठीक है। और दूसरी चीज़ आगे बोला है कि उसकी बिक्री में 75% की वृद्धि हुई, ये 75% की उसके पास बिक्री में वृद्धि हो गई। तो आपसे पूछा है कि राजस्व पर, ये रेवेन्यू पर क्या फ़र्क पड़ेगा। अब देखो ये 25% की कमी, 75% की वृद्धि, इसमें आप AB रूल लगा दोगे सिंपल सा, क्योंकि अब एक ही चीज़ पर हो रही है ना, क्योंकि दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई में, हमेशा AB रूल वहीं लगता है जब दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई में हो, तो आप डायरेक्ट कर दोगे। तो अब कैसे करेंगे, दो आपके पास सवाल अब इतना सा बच गया है कि ये 25% है और इसकी कमी है, और दूसरा सवाल है 75% है और इसकी क्या है, वृद्धि है। तो इसमें आपको AB रूल लगाना है। अब AB रूल लगा सकते हो, बेसिक अप्रोच लगा सकते हो, तरीके मैंने 3 डिस्कस कर लिए हैं, कोई कन्फ्यूजन तो है नहीं उसमें, तो तरीकों में तो अब क्या करें इसमें, आप कहोगे बेसिक से कर लो इसको। बेसिक से किया तो देखो 25% है, 25% का क्या होता है 1/4, तो 4 पहले थी वस्तु और बाद में कितनी हो गई है, 3 हो गई है, तो कमी हुई है ना। दूसरी चीज़ ये 75% की वृद्धि हुई है, किस में, इसकी बिक्री में। 75% क्या होता है, आपको कहोगे कि 3/4 होता है, तो 4 पहले थी बाद में कितनी हो गई, आपको कहोगे 7 हो गई है।
तो ओवरऑल देखो पहले कितना था मामला 16 का और ये कितना हो गया 21। अब मल्टीप्लाई क्यों किया है मैंने पहले भी बता दिया फॉर्मूला आपको डिस्कस करके, क्योंकि मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है। तो 16 थी पहले और बाद में 21 हो गई है, आप कहोगे हाँ हो गई है। तो कितने की वृद्धि हुई है, आप कहोगे कि 5 की वृद्धि हुई है। 16 से 5 बढ़ गई है ना, तो 5/16, ठीक है, 5 की वृद्धि हुई है। तो आपको निकालना ये है 5/16 और मल्टीप्लाई 100 से कर लो। अब देखिए यहाँ पे आपका काम आता है कैलकुलेशन वाला। अब आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस अच्छी होगी और ये क्या है वृद्धि था, तो आप डायरेक्ट टिक करोगे कि इसमें 31.25 आएगा, डिक्रीज नहीं आएगा, इंक्रीज वाला आएगा। ये ऑप्शन भी होगा क्योंकि वृद्धि हुई है ना आपके पास, ये वाला आंसर आ जाएगा। अब ये कैसे आया देखिए, इसको समझिए। कैलकुलेशन वाली क्लास डिस्कस की है, वो भी यहाँ पे काम आएगी आपके पास। तो क्या मामला है इसमें, एक तो तरीका क्या है कि आप डायरेक्ट 500 दे रखा है तो इसको डिवाइड कर लो 16 से, वो तो बेसिक अप्रोच है, वो तो सबको आती है, उसको तो हम बात ही नहीं करेंगे। तो हम कुछ अलग सीखेंगे इसमें क्या मामला कर सकते हैं। देखो इसको 4 से काटा हमने, इसको 25 बार जाएगा। अब देखिए ये 25 इस 4 से अगर एक बार और डिवाइड करें इसको, ठीक है, अगर पॉइंट नहीं है वहाँ पे, ठीक है, 125 दिख रहा है ये आपको, तो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करोगे। तो अगर मैंने इसको ऐसे लिखा, इस 4 को कैसे लिख दिया, इस 4 को मैंने ऐसे लिख दिया कि 100/25, ठीक है, 25/100 ऐसे लिख दिया उल्टा करके। अब आप कहोगे ये कैसे, क्या हो रहा है। देखो ये थोड़ी सी समझ है, थोड़ा काम आएगी आपके पास आगे। तो 25 को आप मल्टीप्लाई करोगे 625, और 625 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो। 625 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, आप कहोगे 25 पंजे 125, 1 और 6 पंजे 30 और 31, 31.25। तो आंसर क्या आ जाएगा ये, और क्योंकि 2 के बाद में पॉइंट लगाना है। आप कहोगे इतना सब करने की क्या ज़रूरत है, इसको तो डायरेक्ट ही कर सकते हैं। हाँ डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं जो आपको अप्रोच बताना चाह रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझना। अभी इस सवाल में आपको लग रहा होगा कि हाँ ऐसे हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, लेकिन जब आप सवाल करोगे, जब जहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी, तो वहाँ पे यही जो अप्रोच जो मैं बता रहा हूँ यही काम आने वाली है आगे। तो वहाँ पे कहीं पे भी नहीं अटकोगे अगर ये अप्रोचों से आप अभी से सीखते हुए चलोगे आगे फर्दर क्लासेस में। तो किया क्या है ओवरऑल कि हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन वाली क्लास देख लेना अगर थोड़ा और कन्फ्यूजन है। 5 को क्या लिख लेते हैं हम, 1/10 लिख लेते हैं। 5 को क्या लिखते हैं, अगर कहीं भी दिखे तो उसको 2/10 लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 10 से डिवाइड करना मल्टीप्लाई करना आसान रहता है, तो उसको सिंपली ऐसे लिख लेंगे। तो सॉरी 5 को लिखेंगे 10/2। तो इसका 5, अगर किसी संख्या को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या कहोगे उसको कि उसको 2 से डिवाइड कर दो और एक 0 लगा दो, सिंपल। ऐसे ही 25 से आपको मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या करोगे, उसको 100/4 लिख दोगे। ऐसे ही 625 से अगर किसी संख्या को मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या कर दोगे उसको, यहाँ पे 625 है ना, तो 4 बार कर दोगे, 4 0 लगा दोगे। 125 है तो 3 0 लगा दोगे, 125/8 कर दोगे। तो इस तरीके के ये कंसेप्ट हैं वो डिस्कस कर लिए हैं ऑलरेडी आपके साथ मैंने, तो वो भी देख लेना आप। ये बाकी ये सवाल तो कंसेप्ट समझ में आ गया, इसमें क्या हुआ है, आगे बढ़ें इसके बाद में। तो रेवेन्यू वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ आपका। इसके बाद है नेक्स्ट, देखिए ये क्या मामला है कि किसी वस्तु की कीमत में 28% की वृद्धि होती है, ठीक है, हालांकि इस पर खर्च हुए, जो इसके पास खर्च हुआ एक्सपेंडिचर है, उसमें 12% की ही वृद्धि होती है, तो इसकी खपत में होने वाली वृद्धि या कमी क्या होगी। अब देखिए एक कंसेप्ट आपने पढ़ा था अभी रेवेन्यू वाला, ठीक है, राजस्व वाला, उसमें किस तरीके से चलती हैं चीज़ें। दूसरी चीज़ अभी यहाँ पे क्या है कि खपत वाला है, तो ये खपत का मामला क्या है, तो आपको ध्यान रखना है इसमें एक्सपेंडिचर ये आपके पास इक्वल रहता है किसके, प्राइस इनटू कंजम्पशन के, ठीक है, प्राइस इनटू कंजम्पशन के। तो E = P × C, ये ध्यान रख लो और इसको नोट कर लो अलग से कॉपी में। एक्सपेंडिचर है जो खर्चा है वो प्राइस के और कंजम्पशन के इक्वल होता है। ये आप कहोगे ये कैसे है, इसको थोड़ा बताइए खोल के। तो देखिए समझिए, जैसे कि आपके पास मान लो एक कोई परिवार है, ठीक है, कोई फैमिली है, उसमें चीनी की जो कीमत है, चीनी की कीमत आपको पता है मान लो 40 रुपये किलो है, ठीक है, 40 रुपये किलो, और एक सप्ताह में, ठीक है, एक सप्ताह में 7 दिन में मान लो 5 किलो चीनी वो ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, 5 किलो चीनी वो ख़त्म कर देते हैं। 40 रुपये उसकी कीमत है, 40 रुपये पर केजी उसकी कीमत है, और 5 किलो चीनी वो ख़त्म कर देते हैं। तो आपसे उनका एक्सपेंडिचर पूछेगा सवाल में, तो आप क्या कहोगे कि 40 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि अगर उन्होंने 5 किलो चीनी ख़त्म की है तो ओवरऑल कितने का पैसा उन्होंने खर्च कर दिया, तो 5 को इससे मल्टीप्लाई किया, आपने कहा 200 रुपये उनके खर्चे हो रहे हैं। कब, किसके कारण, आप कहोगे कि चीनी के कारण, एक सप्ताह में।
ये तो सप्ताह के ऊपर बात हो गई। वीकली पूछ सकता है, ईयरली पूछ सकता है, कैसे भी पूछ सकता है आपसे, मंथली पूछ सकता है। तो ओवरऑल कंसेप्ट समझ में आया कि मामला है क्या, ये एक्सपेंडिचर कौन सा है, कंजम्पशन क्या है। कंजम्पशन मतलब खपत। खपत किस तरीके, खपत ये है उनकी कि एक सप्ताह में वो कितना खर्चा कर देते हैं, 5 किलो चीनी खत्म कर देते हैं, 5 केजी पर वीक, ठीक है, पर सप्ताह खत्म करते हैं वो। तो ये इनकी खपत है। तो इस तरीके से कैलकुलेट की जाती हैं चीज़ें। तो एक्सपेंडिचर है वो प्राइस का और कंजम्पशन का दोनों का मल्टीप्लाई होता है। अब देखिए वही कंसेप्ट दोबारा काम आएगा आपके पास, प्राइस इनटू कंजम्पशन। मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, जब संख्याएं, दो संख्याएं मल्टीप्लाई में हो रखी हो तो वहाँ पे आप ए बी रूल लगा सकते हो। जो अभी हम कंसेप्ट पढ़ के आए हैं बेसिक वाला, उसमें आप ए बी रूल लगा सकते हो। तो यहाँ पे देखिए ये प्राइस है, ये कंजम्पशन है, दोनों संख्याएं मल्टीप्लाई में। तो अगर एक्सपेंडिचर पूछे, मतलब अगर ओवरऑल आपसे चेंज पूछे तो आप इजीली निकाल सकते हो। कैसे, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में है, ए बी रूल इजीली लग जाएगा। अब कहोगे अगर सवाल में एक्सपेंडिचर ही दे दे आपको, एक्सपेंडिचर में वृद्धि कमी दे दे, प्राइस में दे दे, तो आपसे कंजम्पशन का पूछ ले, ऐसा भी तो कर सकता है सवाल, कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो फिर क्या करेंगे, तो अभी तो हम ए बी रूल लगा रहे थे, अभी ए बी रूल नहीं लगा पाएंगे तो क्या करेंगे, इसलिए मैंने 3 तरीके आपके साथ डिस्कस किए, तो वहाँ पे बाकी दूसरे तरीके लग जाएंगे। कैसे, आपसे अगर कंजम्पशन पूछ ले, प्राइस, एक्सपेंडिचर और प्राइस का दे दे, तो आप क्या करोगे, कंजम्पशन का फॉर्मूला निकाल लोगे। यहाँ से क्या हो जाएगा, ई बाई पी, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अगर आपसे कंजम्पशन का भी दे दे, प्राइस का पूछ ले, तो आप पी का फॉर्मूला निकाल लोगे, क्या हो जाएगा, ई बाई पी, ई बाई सी। तो आपसे कुछ भी पूछ ले, आप उसका फॉर्मूला निकाल के फिर वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे। और कैलकुलेट कैसे करोगे, आप लिखोगे बिफोर वाली और आफ्टर वाली, ठीक है, बिफोर और आफ्टर चीज़ें लिखोगे और सवाल आपको बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा आज के बाद इसमें। आप कहोगे कंसेप्ट तो समझ में आ गया, बाकी क्वेश्चन से देखो इसको, तब चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद में, इस क्लास के बाद में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहने वाला इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस में। देखो, किसी वस्तु की कीमत में 28% की वृद्धि हुई है, तो ये जो प्राइस में है ना, और आपसे पूछा क्या है ओवरऑल, तो खपत में पूछा है, खपत मतलब कंजम्पशन में पूछा है। तो आपने फॉर्मूला डिस्कस किया था क्या, ई इज इक्वल टू पी इंटू सी, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इंटू कंजम्पशन। कंजम्पशन में पूछा है आपसे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने अभी बताया था कि कंजम्पशन का निकाल लोगे फॉर्मूला। आप क्या कहोगे कि ई बाई पी आ जाएगा, ई बाई पी आप कहोगे हाँ। तो अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले बिफोर और ये हो जाएगा आफ्टर, मतलब पहले और बाद में। तो अब देखिए एक्सपेंडिचर, देखिए सबसे पहले एक्सपेंडिचर क्या है, एक्सपेंडिचर आपके पास यहाँ पे देखिए खर्चे में ये लिखा हुआ है 12% की वृद्धि होती है, मतलब पहले खर्चा 100 रुपये का था, अभी 112 हो गया है, आपको क्या हाँ। इसके बाद में देखिए 28% की कीमत में क्या होती है, वृद्धि होती है, मतलब प्राइस है वो इंक्रीज हो जाता है। तो अब प्राइस को मैं कैसे लिखूंगा, इसके बटे में लिख दूंगा, मतलब पहले प्राइस 100 था, अभी उसमें वृद्धि हो गई 128 की, तो कितना हो गया, 128 हो गया। अभी ये जो मैंने रेशियो लिखा है ना 100/100, 128/, ये बेसिकली क्या लिखा है मैंने, ई बाई पी लिखा है, ई बाई पी लिखा है, मतलब ये कंजम्पशन का ही रेशियो लिखा है। तो पहले ये था, बाद में इतना हो गया है, ठीक है, पहले ये था, बाद में इतना हो गया है। तो ओवरऑल आप क्या कहोगे कि 128 पहले था, बाद में कितना हो गया, 112 हो गया है। अब समझ में आ गया पूरा कंसेप्ट कि 128 आपका पहले क्या था, कंजम्पशन था, और अभी बाद में कितना हो गया, 112 हो गया है। 112 हो गया है, तो आप कहोगे कि कितने की कमी हो गई है, आपने कहा कि यहाँ पे 16 की कमी हो गई है। आप कहोगे किसके रेस्पेक्ट में कमी हो गई है, आपने कहा कि 128 के रेस्पेक्ट में कमी हो गई है। तो 16/128 इसको काटा, तो ओवरऑल यहाँ से क्या आ गया, 1/8, ठीक है, 1/8। और ये क्या आया है, ये आप कहोगे कि कमी आई है, तो कमी आई है, आंसर तो कमी में आएगा, और 1/8 आया है। अब 1/8 के दोबारा उस पे जाओ पहली क्लास पे और याद करो कि 1/8 क्या था, 1/8 था, आप कहोगे कि इसकी टेबल में 12.5% था ये, तो 12.5% आंसर हो जाएगा। आप कहोगे कि क्या आएगा ये 12.5%, वृद्धि होगी कमी होगी, आप कहोगे कमी होगी, तो माइनस लगेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 12.5% की कमी, ऑप्शन नंबर डी। तरीका समझ में आया, कंसेप्ट समझ में आया, क्लास से रिलेट कर पा रहे हो, पहली क्लास कहाँ पे काम आ रही है, दूसरी क्लास कहाँ काम आ रही है, किस तरीके से कंसेप्ट आपस में एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, चीज़ें समझ में आ रही हैं। चलें आगे, इसके बाद में ये क्लियर है। इसके बाद में देखिए और कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस करेंगे, और बाकी देखिए इसमें आपके लिए प्लेलिस्ट जिसमें आपको मैं जिक्र कर रहा था, अप्रोक्सीमेशन मेथड एक डिस्कस किया था मैंने, उसको देख सकते हो, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप जब प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पे मैथ्स इंपॉर्टेंट फॉर एसएससी क्लास आर एसएससी एग्जाम्स, ये प्लेलिस्ट है, तो इसमें आपको ये सभी क्लासेस मिल जाएंगी। तो ये तो कंप्लीट रिवीजन वाली है, इसको भी देखना चाहो देख सकते हो। बाकी अप्रोक्सीमेशन ये क्लास ज़रूर देखना,
ये बहुत काम आने वाली है, जब कुछ डिवाइड करने में आपको प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे ये मेथड काम आएगा। दूसरा, ये कैलकुलेशन से रिलेटेड है, इसमें बहुत सारे मेथड डिस्कस किए, मल्टीप्लाई करने के, डिवाइड करने के, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको ज़रूर देखना आप। तो ये आपको बहुत ज़्यादा टाइम बचाने वाला है एग्जाम में, कहीं आप स्टक नहीं होगे इसके बाद में, ये क्लास देखने के बाद में इजीली सब क्लासेज में कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आए आप आसानी से बना लोगे। और इसके साथ में CGL 2022 के कंप्लीट सॉल्यूशन हम कर चुके हैं पूरे 40 शिफ्ट के, तो प्रैक्टिस के लिए आप वो भी क्लासेस देख सकते हो, अवेलेबल है चैनल पे। शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन अवेलेबल है, पूरे आपके पास 1000 क्वेश्चन अवेलेबल हैं जिनका सॉल्यूशन हमने इसमें कर लिया है, और ये आपके पास यहाँ पे मिल जाएगा आपको। बाकी CGL मेंस के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सभी डिस्कस कर लिए। 2021 का अभी जो हुआ था 8 अगस्त को आपका, 2020 का CGL मेंस आपका 3 फरवरी को हुआ था और 29 जनवरी को हुआ था, ये 2 शिफ्ट में हुआ था, ये भी हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिए, ये भी आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर इंग्लिश के लिए भी रिवीजन के लिए क्लासेस अवेलेबल हैं, ये भी आप चेक कर सकते हो। तो कंटेंट आपको सब मिल जाएगा, आपको देखना है कि कौन सा आपको किस सेक्शन में प्रॉब्लम है, तो वो आपको विजिट कर लेना है चैनल पर, ठीक है। आगे बढ़े, इसके बाद में देखो क्वेश्चंस को और आगे समझते हैं। जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की गई हो और बिक्री में X% की वृद्धि हो तो राजस्व में प्राप्ति में इतनी वृद्धि होती है, तो X का मान आपको निकालना है। अभी हमने कंसेप्ट सीख लिया है, किस वाला, रेवेन्यू वाला। तो रेवेन्यू वाला है, तो रेवेन्यू का कंसेप्ट आपसे पूछा क्या है, आप कहोगे कि यहाँ पे आपसे बिक्री में पूछा है, तो आपने तो एक फॉर्मूला पढ़ा था रेवेन्यू का, क्या है, क्या पढ़ा था फॉर्मूला, कि प्राइस इंटू सेल, ठीक है। कितना प्राइस है और कितने की सेल हुई है। आपसे यहाँ पे जो पूछा है ना वो बिक्री का ही पूछा है, सेल का पूछा है, तो आप कैसे निकालोगे सेल का फॉर्मूला, आप कहोगे कि रेवेन्यू को डिवाइड कर देंगे प्राइस से, आप कहोगे हाँ, इसको इससे डिवाइड कर दिया, तो यही चीज़ तो आपको यहाँ फॉर्मूले में लगानी है, आप लगा लो। देखो रेवेन्यू, पहले देखो रेवेन्यू का मामला क्या हुआ है, राजस्व प्राप्ति में उसको 25% की वृद्धि हुई है, 25% की वृद्धि हुई है। 25% का मतलब क्या हो जाएगा, आप कहोगे कि 1/4, तो ये बिफोर हो जाएगा और ये आपका आफ्टर हो जाएगा, ठीक है, ये बिफोर हो जाएगा और ये आफ्टर हो जाएगा। तो पहले 4 था, बाद में क्या हो गया, आप कहोगे कि बाद में 5 हो गया है। यहाँ पे देखिए इसके मूल्य में 20% की क्या हुई है, कमी हुई है, 20% की कमी हुई है, तो आप क्या कहोगे कि 20% का मतलब क्या होता है, 5, 1/5। तो पहले 5 था, बाद में क्या हो गई है, आप कहोगे कि 4 हो गई है, आप कहोगे ठीक है, इतना हो गया ये मामला। तो अब कैसे करेंगे, देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लो इधर, तो ये कितना हो जाएगा 16 और ये कितना हो जाएगा 25। तो पहले 16 था, बाद में कितना हो गया 25 हो गया है, आप कहोगे हाँ। तो पहले कोई वस्तु 16 थी, बाद में 25 हो गई है, तो ओवरऑल क्या हुआ है, इसमें वृद्धि हुई है। आप कहोगे कितने की वृद्धि हुई है, आप कहोगे कि 16 से 25 गया हूँ तो 9 की वृद्धि हुई है, तो 9/16, 9/16 ये निकालना है। तो डायरेक्ट डिवाइड कर लो या फिर और भी तरीके जो बताएं उनसे कर ही सकते हो। तो 16 को डिवाइड किया, 16×5 80, ठीक है, 80 आपके पास कितना बचेगा, 10 बचेगा, तो ये 100 हो जाएगा। 16×5 80, 16×6 96, 96 और 4 बचेगा 0, और 16×2 32, और फिर उसके बाद 8 बचेगा, 16×5 80, 56.25 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई, इस तरीके से आप इसको सोच सकते हो इस सवाल को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला इस सवाल में। तो ये हो गया ये वाला सवाल। आगे बढ़ें, इसके बाद अभी पूछा गया आपसे 29 जनवरी CGL मेंस में ही पूछा गया था, तो मैंने आपको पहले भी बताया था क्लास के स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है। ये वाला देखो, एक वस्तु की कीमत में 20% की कमी करने पर इसकी बिक्री में X% बढ़ जाती है, तो राजस्व प्राप्ति में 25% की वृद्धि होती है, तो X का मान निकालना है। देखिए ये सेम सवाल ही है ना आपके पास, ये CHSL में पूछा गया है, और ये आपका पिछला जो सवाल था आपका, ये आपका CGL मेंस में पूछा गया। अलग अलग सवाल है लेकिन सवाल एक ही है, ठीक है, तो वही सेम डाटा भी है, तो सेम ही सवाल रिपीट हुआ, और मैंने शेयर भी किया था आपके साथ, आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़े हुए हो और कम्युनिटी टैब में भी शेयर किया था कि देखो सवाल ऐसे रिपीट होते हैं। तो वही सेम सवाल आपका CGL में पूछ लिया, CHSL में पूछ लिया, MTS का कोई अच्छा सवाल है आपके मेंस में पूछ लिया, तो ऐसे इस तरीके से कंसेप्ट है, कुछ अच्छे क्वेश्चन है वो रिपीट होते रहते हैं, तो इसलिए ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि वही सेम सवाल आपको आगे देखने को दोबारा मिल सकता है डेफिनेटली। तो इसलिए मैंने आपके साथ डिस्कस भी किए थे सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगले सवाल में क्या बोला है आपसे कि यदि चावल की कीमत में 25% नहीं 25 नहीं बोला 20% है, 20% की वृद्धि होती है, एक व्यक्ति चावल की खपत को कितने प्रतिशत कम करना चाहिए कि जिससे उसका खर्च है वो पहले के बराबर हो जाए।
कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लोगे। कैसे कर लोगे? एक्सपेंडिचर क्या होता है आपके पास? प्राइस इनटू कंजम्पशन। आपसे क्या बोला है, निकलवाया क्या है आपसे? आपसे चावल की खपत के बारे में पूछ रहा है, तो खपत का क्या हो जाएगा, कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आप कहोगे E/P। आप कहोगे हाँ। सवाल में एक चीज़ बोली है कि खर्च पहले के बराबर रहे, तो ये पहले वाला केस हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पे लिखा, ये पहले वाला केस हो जाएगा और ये बाद वाला केस हो जाएगा। तो इसको आप 1/1 मान सकते हो या फिर इसको 100/100 मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, क्योंकि रेशो ही जब काम कर रहे हो तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आपने माना कि पहले 100 था, बाद में भी 100 हो जाएगा, क्योंकि उसने यही बोला है कि पहले के बराबर रहे। आगे क्या बोला है दूसरी चीज़? दूसरी चीज़ क्या बोला है इसमें? प्राइस। प्राइस में क्या बोला है कि कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है। मतलब पहले कोई वस्तु 100 रुपये की थी, वृद्धि हो गई है तो क्या हो जाएगी? 120 की हो जाएगी। ये डिवाइड क्यों कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना? क्योंकि फॉर्मूला हमने पहले निकाल लिया, तो यहाँ से डायरेक्ट आंसर आएगा आपके पास। तो ओवरऑल क्या हो गया? ये तो 1 बन गया, तो 120 को इधर लेके जाओ, तो 120 से इसको काट भी सकते हो आप। 120 से वैल्यू क्या हो गई है? आप कहोगे कि 100 हो गई है। तो कितने कमी हो गई है? आप कहोगे कि 20 की कमी हो गई है। आप कहोगे कि किसके रेस्पेक्ट में कमी हुई है? आप कहोगे कि 120 के रेस्पेक्ट में कमी हुई है। तो ओवरऑल क्या आ गया? ये 1/6 आ गया है। तो 1/6 तो आपने पढ़ा था अभी, 1/6 पूरी टेबल याद करो आप दोबारा। 1/6 क्या होता है? 16 सही 2/3 होता है, ठीक है। तो ये परसेंटेज में आंसर हो जाएगा। 16 सही 2/3 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 16.666, ठीक है। इस तरीके से चल जाता है, तो 16.67 कर सकते हो, 16.7 ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में ये वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है सवाल में? एक वस्तु पर 14% कर है जो 14% कम हो जाता है, उसकी खपत 10% बढ़ जाती है, राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस सवाल को आप कर लोगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 10 का आप आंसर बताओगे कैसे? थोड़ा कंसेप्ट मैं आपको बता दूं, अब बाकी आप सॉल्व आपको करना है इसको। तो राजस्व का फॉर्मूला क्या होता है आपका? रेवेन्यू का। आप कहोगे कि रेवेन्यू इज इक्वल टू होता है आपके पास, यहाँ पे कंजम्पशन क्या हुआ है, कितना खपत हुई है, कंजम्पशन इनटू ये कितना भी आपके पास कर है या प्राइस है, मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आपके पास राजस्व आ जाएगा, रेवेन्यू आ जाएगा, एक्सपेंडिचर आ जाएगा, खर्चा आ जाएगा, कुछ भी बोल लो इसको। रेवेन्यू यहाँ पे रेवेन्यू बोल दिया है, एक्सपेंडिचर बोल सकते हो। तो ओवरऑल क्या दिया है आपको कि जो प्राइस कम हो जाता है इसकी वैल्यू दे रखी है, खपत इसकी वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया, दोनों की वैल्यू दे रखी है। तो आप यहाँ पे तो AB रूल भी लगा सकते हो, सिंपल सा है, तो AB रूल लगा सकते हो। और बाकी जो बेसिक अप्रोच है उससे तो कर ही सकते हो, बाकी करके बताएं इसको। चलो इसको कर लेते हैं, बाकी और आगे जो सवाल है उनको आपको देंगे। तो इसमें क्या करना है कि ये कंजम्पशन है, ये प्राइस है, तो AB रूल लगा लो आप। तो AB रूल लगाओगे तो क्या कहोगे कि इसमें एक में 14% की कमी है, एक में 10% की बढ़ोतरी है। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा AB रूल से? -14 + 10 और एक वैल्यू प्लस है, एक माइनस है, तो माइनस आ जाएगा। 14 × 10 140/100, तो ये क्या हो जाएगा 1.4। और यहाँ से क्या वैल्यू आ रही है आपको कि -4, और ये क्या आ जाएगी -1.4। तो ओवरऑल क्या आ जाएगा -5.4 आ जाएगा। और -5.4 का मतलब क्या है कि कमी हुई है 5.4% की, तो ये डिक्रीज आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में देखो अगला सवाल, ये वाला देखो क्वेश्चन नंबर 11, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है सवाल, ठीक है। ध्यान से समझो इस कंसेप्ट को, और इसका एक कंसेप्ट है, एक तरीका है करने का, उसको आप समझ लो। और आगे कैसा भी सवाल आपको दिखे इजीली आप बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको। सवाल दोबारा रिपीट होगा, और ये होता ही है ये सवाल, तो ये वाला सवाल तो रिपीट। चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर सुधीर को 960 रुपये में 6 किलो चीनी अधिक मिलती है, तो चीनी का प्रति केजी घटा हुआ मूल्य आपको बताना है। तो देखिए 20% आपको बोला है, 20% का मतलब आपने पहले ही सीख चुका है कि 1/5 होता है, मतलब पहले 5x थी कोई मूल्य, तो कमी हो गई है, तो आप कहोगे कि बाद में 4x हो गया है, आप कहोगे हाँ। तो अभी देखिए 960 रुपये में खरीद रहा है ये, तो अभी कितनी खरीद पा रहा है? आप कहोगे कि कुछ ज़्यादा खरीद पा रहा होगा, 4x में डिवाइड कर दिया, माइनस पहले कितनी खरीद पा रहा था? आप कहोगे कि 960 को 5x से डिवाइड कर लो, ये इतनी खरीद पा रहा था, दोनों का माइनस किया है, तो आपके पास ये कितने के इक्वल आ गया? 6 के इक्वल, ये लिखना रहता है, ठीक है। तो ये आपके पास बाद वाला केस हो जाएगा, और ये पहले वाला केस हो जाएगा। आप कहोगे हाँ। अभी सवाल में कितना काम हो गया, अब सवाल हो गया है सवाल। अब क्या करना है आपको, नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लो। कैसे कि 4 × 5, आप 20x भी लिख सकते हो, लेकिन हम नहीं लिखेंगे इसको, 4 × 5 ऐसे ही लिखेंगे। और यहाँ से क्या करो, आप 960 कॉमन ले लो, 960 कॉमन लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 5 - 4,
ये 1 आता है, ठीक है। और ये सवाल सॉल्व करोगे तो आपको पता लग जाएगा धीरे धीरे, ये बहुत और भी सॉर्ट करने लग जाओगे इस सवाल को। तो 5 - 4 अभी तो मैं पूरा लिख के बता रहा हूँ आपको, और ये आपके पास 6 है, तो ये ओवरऑल क्या आ जाएगा, यहाँ से 960 आ जाएगा। अब क्या करो, आपको निकालना क्या है कि चीनी का घटा हुआ मूल्य, मतलब ये 4x निकालना है। तो इस 4x को उधर लेके जाओ, तो 4x को मैं इधर लेके आ गया, इस 6 को नीचे लेके आ जाओ और 4x को उधर लेके चले गए, तो नीचे क्या क्या बचेगा, आप कहोगे नीचे 5 बच जाएगा और 6 और आ जाएगा, आप कहोगे बिल्कुल। अब ये 6 पंजो 30 है, 30 से इसको काटा, ये आपके पास कितनी बार जाएगा 0, और ये कितनी बार जाएगा, ये 32 बार, 3 बार, ठीक है। तो 4x की वैल्यू क्या आ गई है 32, तो ये घटा हुआ मूल्य आया है, तो 32 ही तो निकालना था, यही निकालना था आपको। तो ए ऑप्शन हो जाएगा आपका इसका करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आगे बढ़े, ये वाला देखो। सवाल में बोला है कि एक कस्बे की आबादी 5% वार्षिक दर से बढ़ रही है। इस आधार पर यदि कस्बे की वर्तमान आबादी 16,000 है तो 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। देखिए अभी आपने कंसेप्ट कौन सा सीखा है, देखो इन सवालों को करने के 2 तरीके हैं अगेन। तो आपने कंसेप्ट क्या सीखा है कि परसेंटेज इंक्रीमेंट वाला, आपने ए बी रूल सीखा है। तो 5% का 2 बार लगाओगे तो आप कहोगे कि 5 + 5 10 और प्लस 0.25, ठीक है। अभी लिख के बता देता हूँ पूरा, 5 × 5 25/100, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 10.25, तो ये आ जाएगा। बाकी आगे थोड़ा थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो चीज़ें और समझ में आएंगी। तो कैसे करना होता है, देखो डायरेक्ट क्या करना था, इस 5 का जस्ट डबल करो 10 और इसका स्क्वायर करो 25 और 2 छोड़ के पॉइंट लगा दो। अगर यहाँ पे 6 होता तो आप क्या करते 12.36, तो ये धीरे धीरे आ जाएंगी चीज़ें समझ में। अभी तो इतना आपने ए बी रूल से निकाल लिया, 10.25 आ गया, तो इतने की क्या हुई है, ये वृद्धि हुई है। आप कहोगे हाँ इतने की वृद्धि हुई है, तो 16,000 पे इसकी वैल्यू निकाल लो आप 10.25 की। कैसे निकालेंगे, पहले 10% की अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो आप कह दोगे कि 1600, बिल्कुल ठीक है। 16,000 का 10% क्या हो जाएगा 1600। अब 0.25 निकाल लो, 0.25 निकालोगे, 0.25 का मतलब क्या हो जाएगा 1/25 को 0.25 को कैसे लिख सकते हो, 1/4 लिख सकते हो, आप कहोगे हाँ। और परसेंटेज है तो 1/400 लिख लो। तो 16,000 को 1/4 से मल्टीप्लाई करोगे, ये 16,000 है, तो 2 0 से 2 0 और 4 से इसको काटा तो 40 आ जाएगा। तो ये बेसिकली 1640 आ जाएगा, 40 और आ जाएगी इससे वैल्यू, तो 1640। तो 1640 की वृद्धि है, 16,000 में ऐड कर दो, तो 16,000 में ऐड किया 1640, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 0 4 6 7 1 17,640। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एक तरीका हो गया, बाकी और कैसे सोच सकते हो, बाकी तो मल्टीप्लाई 16,000 का आप डायरेक्ट ही कर सकते हो, 10.25 निकाल के उस तरीके से कर सकते हो। और कैसे कर सकते हो इस सवाल को, ऐसे कर सकते हो कि 16,000 है और इसमें आपको 5% की वृद्धि दिया, आप कहोगे कि 105/100 इंटू दूसरी वृद्धि एक और हुई है 105/100, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी किया जा सकता है ये। और 2 0 से ये 2 0 चला जाएगा, 1 0 से ये 1 0 चला जाएगा, बाकी और आगे काट सकते हो इसको, 8 बार जाएगा ये, और इसको काटा मैंने तो ये कितनी बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा, 5 से इसको काटा 21 पंजे 105। अब मल्टीप्लाई कर लो इन सब को और उससे आप आंसर यहाँ पे निकाल सकते हो। तो यूनिट डिजिट 0 आएगा, निकाल सकते हो, और बाकी और तरीके हो सकते हैं इसको, ठीक है। अब तो मल्टीप्लाई ही करना ना सिंपल, तो इससे भी आपका आंसर आ जाएगा। बाकी एक और तरीका है, तो आप कहोगे कि एक सवाल के इतने सारे तरीके, देखो ये 105 है ना आपके पास, 105 2 बार रिपीट हुआ है, तो 105 का स्क्वायर आपको निकालना पहले ही आता है। ये ट्रिक में हमने सीख लिया था कैसे 105 से कैसे निकालते हो स्क्वायर। आप कहोगे 105 का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, ये हो जाएगा 110 और 5 का स्क्वायर किया 25, ये डायरेक्ट स्क्वायर होता है, और इससे डिवाइड करोगे तो इतना आ जाता है आपके पास 1.1025। तो इतना टाइम्स करना है 16,000 का, तो ऐसे भी किया जा सकता है सवाल। तो ये बहुत सारे तरीके हैं, सवाल को डिपेंड करता है आप किस वाले तरीके से, कौन से आने सब चाहिए तरीके, पता चले कौन से सवाल में कौन सा लगाते हैं हम। ये वाला देखो क्या बोला है सवाल में, एक शहर की जनसंख्या 10% की वार्षिक दर से बढ़ती है। यदि 2018 में शहर की जनसंख्या 2 करोड़ थी, 2021 में जनसंख्या कितनी थी। तो देखिए यहाँ पे क्या मामला है, 2018 है और 2021 है, आपको कि 3 साल का मामला हो गया, ठीक है, 3 साल में बढ़ी है, तो 10% की रेट है। तो आपको एक चीज़ मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, यहाँ पे क्या हो रहा है कि 10% 10% 10% को 3 बार लगाना है, 10% 10% 10% को 3 बार लगाते हो, तो आपने एक चीज़ पहले ही सीख ली थी
निकालना। 10 को 2 बार लगाते हो आप तो 21% आता है, और 10 को 3 बार लगाते हो तो क्या आता है 33.1%। ठीक है, तो 33.1% आ जाएगा। ये हमने इतना लगा दिया है इसको, तो ये परसेंटेज में है तो बटे 100। तो ओवरऑल मामला क्या है, ओवरऑल मामला ये है कि इतने परसेंट की इसमें क्या होगी, ये वृद्धि हो गई है। तो 2 करोड़ है उसका आप इतना परसेंटेज निकालोगे तो ये बेसिकली है क्या, ये बेसिकली ऐसा हुआ है इसमें कि इतनी वृद्धि तो आप निकाल लोगे और उसमें 2 करोड़ में ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा। बाकी दूसरा तरीका कैसे है इसको करने का कि आप क्या करो कि इस जो भी संख्या दी है आपको वो क्या है कि उसमें वृद्धि है 10% की, मतलब 1/10। तो 10 से वो क्या हो गई है 11, तो 10 से 11 हो गया। आप कहोगे कि 10 से 11 हो गई है तो यहाँ पे इसको हॉरिजॉन्टली वर्टिकल कैसे भी लिखा जा सकता है, 10 से 11, 10 से 11 और 10 से 11। आप कहोगे हाँ, इसका स्क्वायर किया, सबको मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 1000। इनको सबको मल्टीप्लाई किया, 11 का क्यूब याद रख लो 1331 होता है। तो 1000 थी कोई वस्तु, इतनी हो गई है। आप कहोगे कितनी बड़ी, आप कहोगे कि 1.331 इतने टाइम्स हो गई है। बात समझ में आई, पहले इतनी थी कोई वस्तु, अभी इतनी हो गई है। इतनी बढ़त कितनी हुई है, आप कहोगे कि 331 हुई है। किसके रेस्पेक्ट में इतनी, तो परसेंटेज में निकालना हो तो 33.1 आ जाएगा, लेकिन आपको परसेंटेज वैल्यू नहीं निकालनी, आपको वैल्यू ही निकालनी है। तो पहले वाली वैल्यू क्या थी 2 करोड़, उसका कितना गुना हो गई है, आप कहोगे कि 1.331 हो गई है। तो मल्टीप्लाई कर दो सीधा 2.662, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। कैसे भी सोचा जा सकता है ये वाला। देखो सवाल में क्या बोला है कि एक गांव की जनसंख्या 9000 है और यदि वार्षिक जन्म दर 12.5% और वार्षिक मृत्यु दर 2.5% है तो 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी, ये आपको निकालना है। तो कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ, बाकी इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में आपको खुद को बताना है। तो देखिए यहाँ पे क्या मामला हुआ है कि ये जन्म दर और मृत्यु दर है ना, ये 2 चीज़ देने से आपको कन्फ्यूजिंग हो गया। अगर सवाल में अगर केवल इतना देता सवाल कि एक गांव की जनसंख्या 9000 है और उसमें 10% की दर से वृद्धि होती है, तो 3 साल बाद आपसे जनसंख्या पूछता तो आप इजीली निकाल देते। कैसे, इस वाले तरीके से। ठीक है, क्योंकि ये यही तो सवाल है वो, लेकिन इसमें सवाल में उल्टा दे दिया थोड़ा सा। 12.5% की जन्म दर दे दी, ये मृत्यु दर दे दी। तो देखो 1 साल में क्या मामला हुआ है उसको देखो। 12.5% तो कोई चीज़ बढ़ी है और 2.5% की दर से वो कमी हुई है इसमें। ठीक है, तो ओवरऑल क्या मामला हुआ है 1 साल के अंदर अंदर, आप कहोगे कि 1 साल के अंदर अंदर केवल 10% की वृद्धि हुई है। तो अब सवाल वही हो गया है, बस ये जो सवाल में कन्फ्यूजिंग पॉइंट था कि ये मृत्यु दर जन्म दर से, इसको सॉल्व हो गया, ये समझ में आ गया आपको कि ये कुछ नहीं है, बस केवल सवाल को अलग तरीके से बोल दिया है। बाकी सवाल का मतलब यही हो गया कि एक गांव की जनसंख्या 9000 है, उसमें 10% की वार्षिक वृद्धि होती है, तो 3 वर्ष बाद क्या होगी। अब सवाल इतना सा रह गया है, अब इसको आप सॉल्व कर लोगे और बाकी कमेंट सेक्शन में आंसर बताओगे कि 3 साल में 10% की रेट से आपको ये निकालना है। ठीक है, 9000 का कि कितना हो जाएगा, निकाल लोगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आप बता दोगे आंसर इसका। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। एक कस्बे की जनसंख्या 80,000 है, इसमें पहले वर्ष में 8% की कमी होती है, दूसरे वर्ष में 5% की वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी निकालना है। तो कैसे करेंगे, AB रूल से कर सकते हो, और बाकी और तरीके तो हमने डिस्कस कर ही लिए हैं। AB रूल से कैसे कर सकते हो, एक 8% दिया है कमी और एक 5% की वृद्धि दे रखी है, तो ओवरऑल यहाँ से निकाल लो कितना आता है, उसको फिर इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो वो आपके पास परसेंटेज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आ जाएगा, उसको इसमें जोड़ दो घटा दो, उससे आंसर आ जाएगा। दूसरा, अब 80,000 के साथ ही कैलकुलेशन कर लो, ये 80,000 आपने रखा है यहाँ पे, और इसमें जो 8% की कमी बोली है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 92/100, आप कहोगे बिल्कुल, और ये 105 की वृद्धि है तो आप क्या कहोगे कि 105/100। ठीक है, ये 2 चीज़ें आप बोल दोगे, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो से ये 2 जीरो ये 2 जीरो गायब। अब मल्टीप्लाई कर लो, इनको मल्टीप्लाई करना आप सीख चुके हो क्लास में पहले से ही, तो कैसे करोगे, या फिर बाकी इन 2 को मल्टीप्लाई कर लो, कैसे भी कर सकते हो, आपका तरीका है वो सॉल्व करने का, कैसे भी किया जा सकता है ये। 8 दूनी 16, बाकी इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई में कर सकते हैं, चलो मल्टीप्लाई ही कर लो इसको। 8 दूनी 16, 1 और 8 9 72 और 1 73, 736, 105 से मल्टीप्लाई करना है। 8 दूनी 16 और 8 9 72 73, 736, 105, इनको मल्टीप्लाई करना है।
तो क्या बनेगा, 6 पंजो 30, 3 15 और ये 0, 15 और 3 18, 1 बनेगा और 35 और 6 41, 41 और 1 42, 4 बनेगा और ये आपके पास 0 3 3 और 4 7 बनेगा और 7 एकम 7, ये आपके पास 7 बन जाएगा। ठीक है, 7 7 2 8 0, ये ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट। ठीक है, इसके बाद में देखिए ये वाला सवाल, एक मशीन के मूल्य में 10% का मूल्यह्रास होता है, यदि इसका वर्तमान मूल्य इतना है तो 2 वर्ष बाद क्या मूल्य होगा। इस सवाल को आप कर लोगे, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, इसका आप आंसर बताओगे। एक क्वेश्चन पहले दे दिया, एक क्वेश्चन ये हो गया, तो इसको आप कर लोगे इजीली। इसको लोगे और कमी, मूल्यह्रास का मतलब क्या है कि कमी हो रही है, तो क्या करोगे, 10% से कितना हो जाएगा, 10 से 9 हो जाएगा, तो 9/10, 9/10 2 बार करना है। कंसेप्ट समझ में आ गया आपको। ये वाला देखो, सवाल में क्या बोला है कि 2 वर्ष पहले एक गांव की जनसंख्या 1000 थी, पहले वर्ष में जनसंख्या की 10% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष में 10% की कमी हुई, तो क्या करना है आपको, निकालना है ओवरऑल क्या होगा। देखिए सेम वृद्धि हो सेम कमी हो, तो एक कंसेप्ट आपने सीखा हुआ है क्या, कि ओवरऑल क्या होती है, हमेशा कमी होती है। कितने की कमी होती है, x²/100, तो 10 का स्क्वायर करोगे बटे 100, आपको कि 1% की कमी होगी, तो 1000 का 1% निकालोगे, आपको कि 10, तो 10 की कमी होगी 1000 में से, तो आप क्या कह दोगे कि 990 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब समझ पा रहे हो कंसेप्ट कितने इंपॉर्टेंट हैं समझना, तो सवाल देखते ही बनेंगे आपको। तो ये तो आपको पता ही है कि क्लासेस का मतलब जो ये चल रही है, इनका मतलब आपको एक अप्रोच डेवलप करना, जिससे आपको क्वेश्चन कैसा भी आ जाए तो एग्जाम में इजीली कर लोगे। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 18, इसमें क्या करना है आपको, एक संख्या में पहले 25% की वृद्धि होती है, फिर 10% की कमी होती है, परिणामी संख्या है वो 72 है, 72 है, तो मूल संख्या क्या थी। तो मूल संख्या क्या करो, आप x मान लो, फिर उसके बाद में 25% की वृद्धि हुई है, 25% का मतलब क्या होता है, 1/4, तो मतलब 5/4 हो गया है। ठीक है, वृद्धि हुई है ना, तो 5/4 हो गया। 10% की कमी होती है, 10% का मतलब होता है 1/10, मतलब क्या हो गया है, कमी हुई है, पहले 10 थी, ठीक है, बाद में कितनी हो गई, 9, तो 9/10 हो गई है, इज इक्वल टू क्या हो गई है, 72, 72। तो अब इसको काट लो, 9 8 72 हो जाएगा और 5 से ये 2 बार जाएगा। ठीक है, तो 8 ये है, 8 ये, 8 8 64, 64 आंसर आ जाएगा। इसके बाद में देखिए ये सवाल 19, क्या करना है सवाल में, डीजल की कीमत में 26% की वृद्धि होती है, एक व्यक्ति अपने डीजल के व्यय में 15% की वृद्धि करना चाहता है और उसकी खपत में कितने % की कम करना होगा। ये सवाल आप कर सकते हो, इसको होमवर्क दे दें आपको, ये भी आप कर लोगे। तो ओवरऑल आपको 3 क्वेश्चन होमवर्क मिले हैं, इनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वाइज लिख के आपको इनका आंसर बताना है। कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, प्रैक्टिस के लिए वो क्वेश्चन चाहिए, इनको आप करना है। तो ये कंसेप्ट वाला, ये खपत वाला और कंजम्पशन वाला कंसेप्ट हमने डिस्कस कर लिया है। कीमत दे रखी है आपको और एक्सपेंडिचर दे रखा है, ये इजीली आप निकाल लोगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं है इसमें। तो ये आपका सीपीयू में अभी पूछा गया था ये सवाल। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये सेकंड कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कस होता है। ये सेकंड क्लास थी, क्लास में बहुत से अच्छे अच्छे कंसेप्ट हमने डिस्कस किए। आई होप आपको सभी समझ में आए होंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। बाकी क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और फर्दर अपकमिंग क्लासेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।